नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी समीक्षा पर। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास अब लगातार होगा। तो पहली क्लास आज की है हिंदी साहित्य का कालक्रम एवं नामकरण। इसका पहला टॉपिक है हिंदी साहित्य के इतिहास का कालक्रम। तो चलिए हम शुरू करते हैं। साहित्य नदी के प्रवाह की तरह होता है जो निरंतर आगे बढ़ता है। उसमें न कोई रुकावट आती है और न ही उसे भंग करता है। हाँ, समय के साथ साथ उसमें परिवर्तन आते रहते हैं। परिवर्तन के अनुरूप साहित्य को नई प्रवृत्तियाँ, नई दिशाएं मिलती हैं। किसी भी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने की सर्वाधिक उपयुक्त प्रणाली उस साहित्य में प्रवाहित साहित्य धाराओं विविध प्रवृत्तियों के आधार पर उसे विभाजित करना है। युग की परिस्थितियों के अनुकूल साहित्य की विषय तथा शैलीगत प्रवृत्तियाँ परिवर्तित होती रहती हैं। हिंदी साहित्य के विषय में यह बात युक्त प्रतीत होती है। एक विशेष काल में समाज की विशेष परिस्थितियाँ एवं तत्संबंधी विचारधाराएं रही हैं और उन्हीं के अनुरूप साहित्यिक रचनाएं प्रस्तुत हुई हैं। अपवाद रहे अवश्य, परंतु गौण का मतलब होता है मुख्य या अप्रधान। जैसे मुख्य नहीं है, अप्रधान है के रूप गौण प्रवृत्ति के रूप में काल विभाजन करते समय स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विभाजन के आधार के संबंध में अपना मत स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है तथा यह निश्चय है कि जनता चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। यदि आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों परंपरा को परखते हुए हिंदी साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास की सामग्री भक्तमाल, 84 वैश्रवण की वार्ता और 200 वैश्रवण की वार्ता आदि ग्रंथों में मिलती है, किंतु काल विभाजन और नामकरण की कोई दृष्टि नहीं की गई है। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम लिखने का श्रेय एक फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी को दिया जाता है। इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्वार द ला सितेतर हुई ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ में अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का परिचय दिया है, परंतु उन्होंने भी काल विभाजन और नामकरण की ओर ध्यान नहीं दिया। ये लिखे तो हैं हिंदी साहित्य का पहला इतिहास, लेकिन नामकरण और काल विभाजन में इन्होंने कुछ नहीं ध्यान दिया है। इस परंपरा का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ हिंदी विद्वान शिव सेंगर का शिव सिंह सरोज है। इसमें लगभग 1000 कवियों के जीवन चरित्र और इनकी कविताओं के उदाहरण संग्रहित किए गए हैं।
किंतु काल विभाजन में इन्होंने कोई संकेत नहीं किया है। अब आगे बढ़ते हैं। इस संबंध में सबसे पहला प्रयास करने का श्रेय जॉर्ज ग्रियर्सन को है, पर जैसा कि उन्होंने स्वयं अपने ग्रंथ की भूमिका में स्वीकार किया है, उनके सामने अनेक कठिनाइयाँ थीं जिससे वे कालक्रम एवं काल विभाजन के निर्वहन में पूर्णतः सफल नहीं हो सके हैं। उन्होंने लिखा है, सामग्री को यथासंभव कालक्रमानुसार प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यह सर्वत्र सरल नहीं रहा है और कतिपय स्थलों पर तो यह असंभव सिद्ध हुआ है। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को निम्नलिखित 11 शीर्षकों के अंतर्गत विभाजित किया है। चलिए देख लेते हैं हम 11 कौन कौन के हैं। चारण काल, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य परिवर्तित, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, डॉक्टर ग्रियर्सन के विभाजन में महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, डॉक्टर ग्रियर्सन के विभाजन में अनेक असंगतियां, न्यूनता एवं त्रुटियां होते हुए भी प्रथम प्रयास होने के कारण इनका अपना महत्व है। इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत कुछ किया है इतिहास काल के नाम बंटवारे को लेकर। आगे चलकर मिश्र बंधु ने अपने मिश्र बंधु विनोद 1913 में काल विभाजन का नया प्रयास किया, जो प्रत्येक दृष्टि से ग्रियर्सन के प्रयास से बहुत अधिक प्रौढ़ एवं विकसित रहा। कहा जाता है इनका काल विभाजन इस प्रकार है। पहला, आरंभिक काल। पूर्वारंभिक काल 700 से 1343 विक्रम संवत। उत्तरारंभिक काल 1344 से 1444 विक्रम संवत। ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद दूसरा है माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560, पौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1580 विक्रम संवत। अलंकृत काल। पूर्वालंकृत काल 1681 से 1790 विक्रम संवत। उत्तरालंकृत काल 1791 से 1889 विक्रम संवत। उसके बाद इन्होंने नाम दिया है परिवर्तन काल और वर्तमान काल। परिवर्तन काल 1890 से 1925 ईस्वी और वर्तमान काल 1926 विक्रम संवत से अब तक। मिश्र बंधु के पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सन 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रस्तुत करते हुए काल विभाजन का नया प्रयास किया है। इनके काल विभाजन में अधिक सरलता, स्पष्टता एवं सुबोधता है। अपनी इसी विशेषता के कारण वह आज तक सर्वमान्य एवं सर्वत्र प्रचलित है। उनका काल विभाजन इस प्रकार है। पहला, आदिकाल जिसे विरगाथा काल, पूर्व माध्यमिक काल भक्ति काल, उत्तर मध्य काल रीति काल, आधुनिक गद्य काल संवत 1900 से अब तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पश्चात डॉक्टर रामकुमार वर्मा का नाम इस प्रसंग में उल्लेखनीय है। जिन्होंने अपना नया काल विभाजन प्रस्तुत किया है, जो इस प्रकार है। संधिकाल 750 से 1000 विक्रम संवत होगा। 01 लगाना भी सर गया है। चारण काल 1000 से 1350, भक्ति काल 1375 है चारण काल, भक्ति काल 1375 से 1700,
रीतिकाल 1700 से 1900, आधुनिक काल 1900 से अब तक। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के विभाजन के अंतिम 3 काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विभाजन के अनुरूप हैं। केवल वीर गाथा के स्थान पर चारण काल एवं संधि काल नाम देकर अपना नया प्रण स्थापित किया है। इस प्रकार बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा किया हुआ काल विभाजन भी उल्लेखनीय है। उनके काल विभाजन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल से कोई अधिक भिन्नता नहीं रही है। उनका काल विभाजन इस प्रकार है। आदिकाल वीरगाथा का युग संवत 1000 से 1400, प्रारंभिक मध्य युग भक्ति युग 1400 से 1700 ईस्वी नहीं है, विक्रम संवत है ईस्वी। उत्तर मध्य युग रीतिकाल रीति ग्रंथों का युग संवत 1700 से 1900। आधुनिक युग नवीन विकास का युग संवत 1900 से अब तक। उपर्युक्त ऊपर दिए गए सभी काल विभाजन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद कुछ विद्वानों ने थोड़ा बहुत परिवर्तन करके अपना काल विभाजन प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, परंतु शुक्ल जी का इतिहास लेखन का आधार ही अधिक वैज्ञानिक तर्क संगत उपयुक्त प्रतीत होता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में अनुमोदन किया है। उनका काल विभाजन इस प्रकार है। प्रारंभिक काल 1884 से 1350, पूर्व माध्यमिक काल 1350 से 1600, उत्तर मध्य काल 1600 से 1885, आधुनिक काल 1857 से अब तक। इस परंपरा में डॉक्टर नगेंद्र का नाम भी उल्लेखनीय है। उन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन तथा नामकरण इस प्रकार किया है। आदिकाल 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी तक, भक्ति काल 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक, रीतिकाल 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक, आधुनिक काल 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक। पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग 1870 संवत 1870 से 1900 संवत तक। जागरण सुधार काल द्विवेदी काल 1900 से विक्रम संवत है सभी में, 1900 से 1918 और छायावाद काल 1918 से 1938। छायावाद उत्तर काल में प्रगतिवाद प्रयोगवाद अवधि 1938 से 1953। पुनर्लेखनी अवधि संवत 1953 से वर्तमान तक। उपर्युक्त सभी विद्वानों के काल विभाजन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन ही सर्वसम्मत एवं उपयुक्त माना जाता है। जो भी है सभी में सबसे बढ़िया और बेहतर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है काल विभाजन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हिंदी साहित्य का नामकरण। हिंदी साहित्य के काल विभाजन को लेकर विद्वानों में अधिक मतभेद नहीं है, केवल हिंदी साहित्य के आरंभ को लेकर मतभेद है। उन्होंने भी मुख्यतः 2 वर्ग हैं। एक वर्ग हिंदी साहित्य का प्रारंभ 7वीं शताब्दी से मानता है और दूसरा वर्ग 19वीं शताब्दी से, 10वीं शताब्दी से, 19वीं नहीं 10वीं शताब्दी से। वास्तव में 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के कालखंड को हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि के रूप में स्वीकार कर लिया जाए तो यह मतभेद भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि इस कालखंड की रचनाएं अपभ्रंश में है और अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा एवं साहित्य की मूल चेतना को जानने के लिए इस कालखंड की भाषा के स्वरूप एवं साहित्य धारा को समझना अति आवश्यक है।
हिंदी साहित्य के विभिन्न कालखंडों के नामकरण को लेकर विद्वानों में मतभेद है। मुख्यतः 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक के आरंभिक कालखंड आदिकाल और 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक के कालखंड रीतकाल के नामकरण को लेकर ही अधिक मतभेद हैं। चलिए अब आते हैं 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक के कालखंड का विभाजन विद्वानों द्वारा किया गया नामकरण इस प्रकार है। प्रारंभिक काल मृषबंधु, चारण काल ग्रियर्सन, वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल राहुल साकित्यायन, बीजवनपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीरगाथा काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, संधि एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा। चारण काल को अब देखते हैं। ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य इतिहास के आरंभिक काल का नामकरण चारण काल किया है, किंतु इस नामकरण का कोई ठोस प्रमाण वे प्रस्तुत नहीं कर सके हैं। उन्होंने चारण काल 643 ईस्वी से माना है, जबकि 1000 ईस्वी तक चारण काल कवियों द्वारा लिखित कोई रचना उपलब्ध नहीं होती है, अतः यह नामकरण उपयुक्त नहीं है। प्रारंभिक काल मिश्रबंधु ने 643 ईस्वी से 1387 ईस्वी तक के काल को प्रारंभिक काल नाम से अभिहित किया है। यह नाम किसी साहित्यिक प्रवृत्ति का द्योतक नहीं है, यह एक सामान्य संज्ञा है जो हिंदी भाषा के प्रारंभ को बताती है, अतः यह नाम भी तर्क संगत नहीं है। अभी तक कोई स्पष्ट तर्क संगत नहीं है। अब आते हैं वीरगाथा काल, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में संवत 1050 से लेकर 1375 ईस्वी तक की काल अवधि को वीरगाथा काल नाम दिया है। अपने मत के समर्थन में उन्होंने कहा है, आदिकाल की दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्षों के भीतर तो रचना किसी भी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं हो पाता है और धर्म नीति सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब से श्रृंगार वीर मुसलमानों की चढ़ाइयाँ आरंभ होती हैं, तब से ही हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति विशेष रूप से बंधती हुई पाते हैं। राजाश्रित कवि, जो राजा पर आश्रित कवि और चारण जिस प्रकार रीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार से अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का भी वर्णन किया करते थे। यह परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा है। शुक्ल जी ने इस युग का नामकरण करने के लिए जिन 12 ग्रंथ को आधार बनाया है, वे ग्रंथ हैं विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, हुमान रासो, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो। 8वां है जयचंद्र प्रकाश, 9वां जय मयंक जस चंद्रिका, 10वां परमाल रासो, 11 खुसरो की पहेलियाँ, 12 विद्यापति की पदावली। अब आगे चलते हैं। जिन 12 रचनाओं को शुक्ल जी ने नामकरण का आधार माना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन रचनाओं को अप्रमाणिक सिद्ध करते हुए
वीर गाथा काल नामकरण को निरर्थक सिद्ध किया। जैसे विशलदेव रासो और कुमार रासो नए शोध परिमाणों के आधार पर 16वीं शताब्दी में रचित माने गए। हमीर रासो जय चंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका नोटिस मात्र हैं। इस प्रकार प्रसिद्ध महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को भी अर्ध प्रमाणिक मान लिया गया है। परमाल रासो आल्हा खंड के मूल का आज कहीं पता नहीं लगता और खुसरों की पहेलियाँ तथा विद्यापति की पदावली भी वीरगाथात्मक नहीं है। इसके अतिरिक्त इस काल में केवल वीर काव्य ही नहीं लिखे गए, अपितु धार्मिक, श्रृंगारिक और लौकिक साहित्य की भी रचनाएं हुई हैं। आगे चलते हैं। सिद्ध सामंत काल। राहुल साकित्यायन ने इस काल का नामकरण सिद्ध सामंत काल किया है। इनके मतानुसार इस कालखंड के समाज जीवन पर सिद्धों का और राजनीति पर सामंतों का अधिकार था। इस युग के कवियों ने अपनी रचनाओं में सामंतों का यशोगान ही प्रमुख रूप से किया है। इस युग की अंतर्बाह्य प्रवृत्तियों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि वहाँ सिद्धों और सामंतों का वर्चस्व था। अगला चलते हैं। इस नामकरण से तत्कालीन सामंती वातावरण का तो पता चलता है, परंतु किसी साहित्यिक प्रवृत्ति का उद्घाटन नहीं हो पाता है। इस नामकरण से नागपंथी और दृढ़ योगी कवियों तथा खुसरो आदि की काव्य प्रवृत्तियों का समावेश नहीं हो पाता है। बीजोपन काल। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस काल का नामकरण बीजोपन काल किया है, परंतु यह नाम उपयुक्त नहीं है। भाषा की दृष्टि से यह काल भले ही बीजोपन काल का हो, परंतु साहित्यिक प्रवृत्ति की दृष्टि से स्थित ऐसी नहीं थी। इस नाम से यह आभास होता है कि उस समय साहित्यिक प्रवृत्तियां सैसों में थी, जबकि ऐसा नहीं है। साहित्य उस युग में प्रौढ़ता को प्राप्त या अंततः यह नाम उचित नहीं है। वीरगाथा काल। अभी हम चालू किए हैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना, तो इसलिए हम अभी थोड़ा समय लग रहा है सीखने में, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीरगाथा काल को हम देखते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इस काल का नामकरण वीर काल नाम किया है। यह नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिए गए नाम वीरगाथा काल का रूपांतरण मात्र है, किसी नवीन तथ्य को प्रस्तुत करने वाला नहीं है। अंततः यह नामकरण भी समीचीन नहीं है। अब आते हैं संधि एवं चारण काल। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को दो खंडों में विभाजित कर संधि काल एवं चारण काल नाम दिया है। संधि काल भाषा की ओर संकेत करता है और चारण काल से एक वर्ग विशेष का बोध होता है। इस नामकरण में यह त्रुटि है कि इसमें किसी साहित्यिक प्रवृत्ति को आधार नहीं बनाया गया है। किसी जाति विशेष के नाम पर साहित्य में उस काल का नामकरण उचित नहीं है। अंततः
नामकरण भी ठीक नहीं है। अब आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया है, उसको हम देख लेते हैं। आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस काल के साहित्य को अधिकांशतः संदिग्ध और अप्रामाणिक मानते हुए भी उसमें दो विशेषताओं को रेखांकित किया है: नवीन ताजगी और अपूर्व तेजस्विता। इन दोनों विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए इस काल का नाम उन्होंने आदिकाल रखा। अपने इस मत को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि वस्तुतः हिंदी का आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है कि यह काल कोई आदिम मनोभावपन परंपरा विनिर्मुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। यह ठीक नहीं है। यह काल बहुत ही अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त और सचेत कवियों का काल है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार वास्तव में आदिकाल प्रारंभ का न होकर परंपरा के विकास का सूचक है। इस नाम से 8वीं शताब्दी के बौद्ध सिद्धनाथ योगियों के वीर गाथा काव्यों और अब्दुल रहमान विद्यापति तथा खुसरो आदि को एकमात्र सूत्रों में समेटा जा सकता है और फुटकर कवियों के नाम गिनाने से बचा जा सकता है। आदिकाल में हिंदी काव्य रूपों एवं भाषा के अंकुरित होने का भाव भी आ जाता है। अतः यही उपयुक्त ठहरता है। अधिकांश विद्वानों द्वारा आदिकाल नाम ही मान्य रहा है। अब आगे हम बढ़ते हैं। 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक के कालखंड का नामकरण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1375 से लेकर 1700 तक के इस कालखंड को पूर्व मध्यकाल की संज्ञा में अभिहित किया है। इस युग के साहित्य में भक्ति की मुख्य प्रवृत्तियां को देखते हुए कालावधि का नामकरण भक्ति काल किया है। इसे परिवर्ती सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है और आज भी भक्ति काल नामकरण सर्वमान्य है। सत्रहवीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक के कालखंड रीतिकाल के नामकरण विषयक मतभेद हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1700 लेकर 1900 ईस्वी तक के समय को उत्तर मध्यकाल नाम दिया है। इस युग के साहित्य में रीत लक्षण ग्रंथों के लेखन की परंपरा को देखते हुए इसे रीतिकाल कहना तर्कसंगत माना है। इस काल के नामकरण को लेकर भी विद्वानों में मतभेद हैं। अलंकृत काल मिश्र बंधु, रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कलाकाल रमाशंकर शुक्ल प्रसाद, श्रृंगार काल पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने इस युग का नामकरण अलंकृत काल करते हुए कहा है कि रीतकालीन कवियों ने जितने आग्रह के साथ रचना शैली को अलंकृत करने का प्रयास किया है उतना अन्य किसी भी काल के कवियों ने नहीं किया है। इस प्रवृत्ति के कारण यह अलंकृत काल है। इस काल को अलंकृत काल करने का दूसरा कारण यह है कि इस काल के कवियों ने अलंकार निरूपक ग्रंथों के लेखन में
विशेष रुचि प्रदर्शित की है। महाराजा जसवंत सिंह का भाषा भूषण, मोतीराम का ललित ललाम और केशव की कवि प्रिया, रसिक प्रिया तथा सूरत मिश्र का अलंकार माला आदि ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं। परंतु इस काल को अलंकृत काल नाम देना उचित नहीं है, क्योंकि अलंकार की प्रवृत्ति इस काल की विशेष प्रवृत्ति नहीं है। यह प्रवृत्ति तो हम इसको ऊपर कर ले रहे हैं, थोड़ा दिक्कत हो रही है लेकिन नीचे ही आ रहा है। चलिए हम शुरू करते हैं। परंतु इस काल को अलंकृत काल नाम देना उचित नहीं है, क्योंकि अलंकार की प्रवृत्ति इस काल की विशेष प्रवृत्ति नहीं है। यह प्रवृत्ति को हिंदी के आदिकाल से लेकर आज तक चली आ रही है। दूसरे, यह नामकरण कविता के केवल बहिरंग पक्ष का सूचक है। इसमें कविता के अंतरंग पक्ष, भाव एवं रस की अवहेलना होती है तथा बिहारी और मोतीराम जैसे रससिद्ध कवि, जिनकी कविता में भाव की प्रधानता है, उनकी कविता के साथ न्याय नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त अलंकृत काल नाम को स्वीकार कर लेने से इस काल की विशेष प्रवृत्ति श्रृंगार और शास्त्रीयता की पूर्वापेक्षा हो जाती है। अब आते हैं हम कलाकाल पर। कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इस काल को कलाकाल नाम दिया है। उनका कहना है कि मुगल सम्राट शाहजहां का संपूर्ण शासन काल कला विशिष्ट था। विशिष्ट टाइपिंग गलत हो गया है, यहाँ विशिष्ट हो गया। इस युग में एक और स्थापत्य कला का चरम बिंदु ताजमहल के रूप में काल के गाल का अश्रु मतलब आंसू बनकर प्रकट हुआ, तो दूसरी ओर हिंदी कविता की कलात्मकता संयुक्त हुई। इस काल के कवियों ने विषय की अपेक्षा शैली की है और अधिक ध्यान दिया है। उनकी कविता में चित्रकला का भी योग हुए बिना न रह सका है, अतः यह कलाकाल है। कलाकाल नाम से भी वस्तुतः कविता के बाह्य पक्ष की विशेषता का बोध होता है, कविता का आंतरिक पक्ष उपेक्षित रह जाता है। साथ ही इस युग की व्यापक श्रृंगारिक चेतना की अवमानना हो जाती है। श्रृंगार काल पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को श्रृंगार काल कहना अधिक उचित समझा है। उनके द्वारा दिया गया यह नामकरण इस काल में प्रयुक्त श्रृंगार रस की प्रधानता को लक्ष्य कर दिया है, परंतु यह नाम भी युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि रीतिकालीन कवियों ने श्रृंगार और अतिरिक्त वीर रस की कविता भी लिखी है। साथ ही भक्ति परक, नीति परक रचनाएं भी इस युग में लिखी गई हैं। रीतिकालीन कवियों का मूल स्वर श्रृंगार कभी नहीं रहा है। उनका उद्देश्य तो आश्रयदाता राजाओं को प्रसन्न कर अर्थोपार्जन मतलब धन अर्जित करना रहा है। आश्रयदाता विलासी वृत्ति के थे। श्रृंगार में उनकी रुचि को देखते हुए इन्होंने श्रृंगार परक कविताएं लिखी। यद्यपि
इस काल में श्रृंगार रस की प्रधानता है, परंतु वह स्वतंत्र न होकर सर्वत्र रीति पर आश्रित है, अतः यह नामकरण उचित नहीं है। रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग का नामकरण रीतिकाल किया है। उनका मत है कि इन रीति ग्रंथों के कर्ता भाविक सहृदय निपुण कवि थे। उनका उद्देश्य कविता करना था, न कि काव्यांगों का शास्त्रीय पद्धति पर निरूपण करना। अतः उनके द्वारा बड़ा भारी कार्य यह हुआ कि रसों, विशेषतः श्रृंगार रस को और अलंकार के बहुत ही सरस हृदयग्रामी उदाहरण अत्यंत प्रचुर परिणाम में प्राप्त हुए। शुक्ल जी के इस नामकरण का आधार इस काल के रीति ग्रंथों और रीतिकारों की सुदीर्घ परंपरा है। इस काल के सभी विद्वानों ने लगभग एक मत स्वीकार किया है। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र आदि विद्वानों ने भी शुक्ल द्वारा दिए गए इस नाम को स्वीकार किया है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने इस युग के रीतिकाल का नाम की सार्थकता को स्पष्ट करते हुए कहा है, कलाकाल कहने से कवियों की रसिकता की उपेक्षा होती है, श्रृंगार काल कहने से वीर रस और राजा प्रशंसा की, किंतु रीतिकाल करने में प्रायः कोई भी महत्वपूर्ण वस्तुगत विशेषता उपेक्षित नहीं होती है। मुख्यतः प्रमुख प्रवृत्तियां सामने आ जाती हैं। यह युग रीति पद्धति का युग था। यह धारणा वास्तविक रूप से सही है। इस प्रकार रीतिकाल नामकरण अधिक तर्कसंगत एवं वैज्ञानिक प्रतीत होता है। आगे हम बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी से अब तक के कालखंड का नामकरण। संवत 1900 से आरंभ हुए आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य के पूर्ण विकास एवं प्रधानता को देखते हुए गद्य काल नाम दिया है। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी ने प्रेस के उद्भव को ही आधुनिकता का वाहन मानते हैं। प्रेस मतलब मीडिया, प्रिंट। श्याम सुंदर दास ने इसे नवीन विकास का युग कहा है। श्याम सुंदर दास ने गद्य का विकास इस काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। यद्यपि इस काल में कविता के क्षेत्र में भी विविध नवीन प्रवृत्तियों का विकास हुआ है, किंतु जैसे विकास गद्य के विभिन्न अंगों का हुआ है, वैसे कविता का नहीं हो सका है। आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 3 चरणों में विभक्त किया है और इन्हें प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान तथा तृतीय उत्थान कहा है। अधिकांश आधुनिक विद्वान इन्हें भारतेंदु युग अथवा पुनर्जागरण काल, द्विवेदी युग अथवा जागरण काल, जागरण सुधार काल, छायावादी युग तथा छायोत्तर युग में प्रगति प्रयोग काल, नवलेखन काल मानते हैं। द्विवेदी युग तक तो आधुनिक युग की धारा सीधी रही है, किंतु छायावाद के जन्म के साथ ही उनमें नाना वादों और प्रवृत्तियों की बाढ़ सी आ गई है। आधुनिक काल की प्रगति इतनी विशाल और बहुमुखी है कि उसे किसी विशिष्ट वाद या प्रवृत्ति की संकुचित सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। इस कारण आदिकाल के समान इस काल को भी आधुनिक काल कहना ही तर्कसंगत प्रतीत होता है। आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में।